राजनीतिक गलियारों में हो हल्ला और शोर शराबा तो शुरू हो चुका है। अलग अलग राजनेता जो हैं वो अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश में लग चुके हैं। यानी विधानसभा चुनाव सीधे आपके करीब और बहुत पास में आ चुका है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुशीनगर समाचार देख रहे हैं। चंद्रौटा में मौजूद हैं और यहाँ एक व्यक्ति विशेष से बात करनी थी। व्यक्ति विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग राजनीतिक गलियारों में आपने पोस्टरों से लोग का नाम पहचान लिया होगा, आपने उनको पहचान लिया होगा, लेकिन आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराना है जिसकी काफ़ी पॉपुलरिटी है फाइनल विधानसभा में। सेवानिवृत्त आरटीओ और यहाँ के लोग उनको आरटीओ साहब भी कहते हैं। यानी आरटीओ साहब अजय त्रिपाठी जो हैं, जो एसएमटी परिवार के एक अहम हिस्सा है और आज उनके घर पे आए हैं उनसे ये पूछने के लिए कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की टिप्पणियां चल रही हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, आप उस राजनीतिक गलियारों में कहां तक फिट बैठने वाले हैं। और अगर आपको लेके चर्चाएं जोरों पे हैं तो उस चर्चाओं पे सीधे प्रखरता से बात कर लेते हैं कि आखिर उनका जो ये इस समय विधानसभा का दौरा है तो राजनीतिक मायने में सही बैठा के देखा जाए या फिर ये मान के चला जाए कि आप कहीं ना कहीं राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अब सीधे मुलाकात करते हैं सेवानिवृत्त आरटीओ साहब से, अजय त्रिपाठी से। मिलवाना चाहते थे, वो शख्सियत अजय त्रिपाठी हैं। तो आज सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका, क्योंकि क्षेत्र में एक आप ऐसे पहचान है जो बिना किसी ब्रांडिंग के ही बहुत पॉपुलर हैं। तो सबसे पहले इसी शुरुआत करते हैं कि इतनी खासी पॉपुलरिटी है तो कैसा लगता है? इस कुशीनगर की धारा से भी आप हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट अभी शुरू हुआ है तो पहले यात्री भी आप बनने का मौका मिला, तो इसी शुरुआत करते हैं। नहीं, थैंक यू। जहाँ तक इस धारा से जुड़ने की बात है तो मैं 1977 में मैंने इंटरमीडिएट किया पावानगर महावीर इंटर कॉलेज से, और उस समय कस्याँ पिताजी रहते थे, लेकिन मैं फाजिल नगर में रह कर के ही मैंने अपना इंटरमीडिएट पूरा किया था। उस एक साल के अपने अध्ययन के दौरान, चूँकि खेलकूद में शुरू से रुचि थी हमारी, तो उस दौरान ही मैंने एक क्लब बनाया था, यंग स्टार फुटबॉल क्लब। और उस फुटबॉल क्लब में इस इलाके के जितने अच्छे खिलाड़ी थे सबको इंट्रोड्यूस किया था मैंने। और मुझे याद है कि उस समय की वो टीम अपने जनपद में ही नहीं बल्कि मंडल में सबसे बढ़िया टीम हुआ करती थी। और खेलकूद में रुचि होने के कारण वो क्लब हमारा काफ़ी वर्षों तक चलता रहा। और फिर वो अटैचमेंट जो 1977 से हमारा इस फाजिल नगर से हुआ, वो आज 2021 हुआ, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, कभी ब्रेक नहीं हुआ। तो पहले जैसे प्रशासनिक आपने काम किया, उसके बाद अब धीरे धीरे लोगों के मन में आशंका है कि राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है। ये आशंका नहीं, ये लोगों की पहले से इच्छा थी। और जब मैं अपने नौकरी में था तब भी लोगों को ये रहता था कि साहब जल्दी से नौकरी पूरा करिए और फिर आकर के कुछ समाज की सेवा में किसी और रूप में भी जुड़िए। और अब जबकि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ तो निश्चित रूप से मेरे मन के अंदर भी ये धारणा कहीं न कहीं है कि पहले एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में जितना मैं सक्षम हो सका और जितना भी अपने संबंधों का उपयोग करके इस क्षेत्र के लोगों का, इस क्षेत्र के नौजवानों का जिस रूप में जहाँ से मदद हो सका उसको मैंने किया। और जो कुछ भी मैंने किया मैं उससे बड़ा संतुष्ट हूँ। क्षेत्रीय राजनीति में सक्रियता तो आपकी बढ़ गई है, दौरा भी कर रहे हैं अलग अलग गाँवों में आप, तो क्षेत्रीय राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? हमने अभी तक तो मैंने गवर्नमेंट सर्विस किया है तो बहुत ज़्यादा राजनीति तो हमने देखा नहीं, ना सीखा है। हाँ, लेकिन चूँकि हमारे पिताजी पूर्व में विधायक रहे हैं तो राजनीति का जो कुछ पाठ हमने पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। सर, विचारधारा क्या रहेगी? किस विचारधारा के साथ, अगर लोग तो जानना चाहते हैं, लोग तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन विचारधारा अगर की बात मेरी विचारधारा मैं सबसे पहले बता दूं, मेरे विचारधारा में धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय इसका कोई स्थान नहीं है। हमारे पिताजी ने जब राजनीति किया था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर संप्रदाय, हर बिरादरी सबका साथ था और सब लोगों ने मिल करके राजनीति में सहयोग किया था और मैं वैसा ही राजनीति करना चाहूँगा। जैसे अगर क्षेत्रीय बात किया जाए, क्षेत्रीय स्तर की बात किया जाए तो क्या लगता है, घूम भी रहे हैं आप क्षेत्रों में, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है अव्यवस्थित क्या चीज़ है? और व्यवस्थित में अगर आपको दिख रहा है तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। अव्यवस्थित में मैं अगर कहूँ तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पहले से हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है।
इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। जैसे अगर हम सड़क को ही ले लें, सड़क के मामले में अपना इलाका बड़ा पीछे था, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी सड़कों में भी काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। ग्रामीण पेयजल योजना में मैं देख रहा हूँ तमाम ऐसे हैं जहाँ पे टंकियाँ बनी हुई हैं, 2-2 साल, 5-5 साल, 7-7 साल से टंकियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उनकी पेयजल की पानी की जो सुविधा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, किन कारणों से वो रुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है, या वहाँ पे स्टाफ नहीं है, या हैं भी तो इतने कम हैं कि वो नहीं के बराबर हैं। तो ये सारी कमियां हैं। और इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि धीरे धीरे अपना क्षेत्र भी कहीं न कहीं प्रगति तो किया ही है। जैसे कुछ चीज़ें जो अभी तक अव्यवस्थित हैं, चाहे वो शिक्षा हो, या आप जो जलकल की बात कर रहे हो वो हो, या रोड हो, या जैसे करोड़ों का लागत लगा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उपाधि दे दी गई, यहाँ पे बना दिया गया, लेकिन उसके ठीक बगल के गांव या सटे सटे जो इधर गांव हैं बॉर्डरों पे, वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हैं। तो उसके लिए कुछ ठोस कदम या फिर इस तरह की कोई मन में बात है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कुशीनगर को प्राप्त हुआ है, वो आगे आने वाले इस कुशीनगर जनपद के जो आने वाला समय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो कुशीनगर का भविष्य आप एक तरीके से कह सकते हैं। अभी नहीं पता लग रहा है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन ख़ास करके जो एयरपोर्ट है उसके आसपास के जो गांव हैं, आप देखिए ना, उसके आसपास के जितने गांव हैं उनके ज़मीनों की कीमत देख लीजिए। बाहर के लोग, गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, गुड़गांव हरियाणा के जितने व्यवसायी व्यापारी हैं, उन्होंने उन ज़मीनों को अच्छे अच्छे दामों पर ख़रीद रखा है। और आगे आने वाले समय में उन सारी ज़मीनों पे आपको होटल्स दिखेंगे। जो एयरलाइंस अभी तमाम आने वाली हैं, अभी तो केवल एक एयरलाइंस स्पाइसजेट जो है वो चला रही है। आने वाले समय में इंडिगो की फ़्लाइट्स भी पाइपलाइन में है, वो भी आने वाली हैं। एयर इंडिया जो टाटा ने ले लिया है वो भी आने वाली है। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, थाई एयरवेज, वो सब भी अभी आने वाले समय में इन सारे जो फ़्लाइट्स हैं, इनके सबके एयरवेज के ऑफिसेज होंगे, उनके ऑफिसर्स रहेंगे। तो और आने वाले जो यात्री होंगे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल, इतना फुटफॉल होगा यहाँ पे, इतने लोग रहेंगे कि होटलों की आवश्यकता होगी। तो धीरे धीरे तो आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो एक विकास का रास्ता मिल गया है कुशीनगर। अच्छा, राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके का शोर है आपको लेके, हालांकि कोई ब्रांडिंग नहीं दिख रही है, ना आप सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव हैं, ना बैनर पोस्टर लगा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो काफ़ी हल्ला लेके कर रहा है आपको, तो पूर्ण विराम देंगे आप उस पर? पूर्ण विराम क्यों देंगे? मैं तो निश्चित रूप से अगला विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, मैं उसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करूँगा। यही बात चूँकि निकलवाना था कि आप आने वाले हैं नहीं, चूँकि ये जो बात है काफ़ी लोगों के जहन में है और असमंजस की स्थिति में है कि आप चुनाव आगे फाइट करेंगे या नहीं, और चूँकि किस पार्टी से करेंगे ये आप जानते हैं, और इसको कब खुलासा आप करेंगे ये आने वाले समय में उसका भी बिल्कुल खुलासा होगा, एकदम खुलासा होगा। और चुनाव लड़ने की, क्योंकि देखिए, ये मेरे पिताजी भी रहे बगल के विधानसभा में, वो एमएलए रहे, उन्होंने वहाँ पे सक्रिय रूप से राजनीति की, लोगों की सेवा की। मैं सेवानिवृत्त होने के बाद से निश्चित रूप से मेरे मन में ये धारणा है कि एक पिताजी ने अगर कोई विरासत दी है तो उसको अगर सफलतापूर्वक अच्छी तरीके से अगर उसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं उसको अपना कर्तव्य भी समझता हूँ कि एक सुपुत्र होने के नाते मुझे उनके पद चिन्हों पर चल करके और उनके जो कुछ सपने थे उसको अगर पूरा करने में मैं अपना योगदान समाज के लिए दूँ, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। अच्छा, राजनीति से परे स्मेट में आपकी अच्छी पहचान, उससे खासा लोग आपको जानते हैं, ज़्यादातर लोग आपको इसी से जानते हैं, अगल बगल के क्षेत्रीय लोग हैं। तो अगर राजनीति से परे हट के बात करें, स्मेट की बात करें अगर, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई सर? स्मेट की शुरुआत 2005 में, जब शहीद मेजर अमित त्रिपाठी का बलिदान हुआ इस देश के लिए, उसके बाद 2005 में अपने दिमाग में आया कि मेजर साहब की स्मृतियों को जिंदा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। मेजर साहब सेना के एक उच्च कोटि के अधिकारी होने के साथ साथ
सेना में उनकी लोकप्रियता उनके जवानों के बीच में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। और उसका कारण था खेलों में उनकी रुचि। वो अपने बटालियन में हॉकी के, वॉलीबॉल के, बैडमिंटन के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। और इसी कारण वो अपने जवानों में, अधिकारियों में तो उनकी लोकप्रियता थी ही, अपने जवानों में वो खासे लोकप्रिय थे। जब भी वो अवकाश में कस्यां गांव आते थे तो उस समय भी उनका ज़्यादा समय उनके बचपन के दोस्तों के साथ यहाँ बैडमिंटन खेलने में और क्रिकेट खेलने में ही उनका ज़्यादा समय गुजरता था। उनकी रुचि भी रहती थी, अपने पुराने सारे साथियों को वो जुटाते थे और सबके साथ। तो 2005 में ये तय हुआ कि फाजिलनगर से तो जुड़ाव शुरू से ही रहा हमारा। कभी फुटबॉल टूर्नामेंट होता था, उसके पहले भी क्रिकेट टूर्नामेंट अन्य नामों पे चलता ही रहता था, कंटिन्यूअस चलता रहता था। तो साथ में जितने हमारे साथ के पढ़े हुए लोग थे, उसके अलावा भी जो और नौजवान जो समय के साथ साथ धीरे धीरे खेलों में रुचि रखते थे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, तो वो लगभग सब संपर्क में शुरू से ही रहे। 1977 के बाद से तो लगातार जिस जनरेशन का जो बच्चा आया, जो खिलाड़ी आया, वो हमारे संपर्क में रहा ही खेल के नाते। तो 2005 में ये हुआ कि मेजर साहब की स्मृति में क्यों न एक क्रिकेट का टूर्नामेंट किया जाए, जिसमें सारे नौजवानों की रुचि रहे और इसी बहाने मेजर साहब की स्मृतियों को प्रतिवर्ष जो है हम लोग याद करते रहेंगे। यही सोच करके पहले एक जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट को शुरू किया गया। जिला स्तरीय करने के बाद से फिर उसको अगले साल एक मंडल के स्तर पर ले चला गया और धीरे धीरे देखा गया कि नौजवानों की रुचि उसमें बढ़ती गई, प्लस जो लोग उस संस्था से जुड़े हुए थे उनकी भी रुचि बढ़ती गई थी। 2010 में मुझे याद है 2008 में ही धीरे धीरे उसका स्वरूप इतना बड़ा हो गया कि उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ा हमको और फिर वो टूर्नामेंट ऑल इंडिया स्तर का कर दिया गया और उसकी एक पूरी आयोजन समिति बन गई। स्मैट शहीद मेजर अमित त्रिपाठी स्मारक संस्थान का गठन करके उसको पंजीकृत कराया गया और उसी के तहत एक आयोजन समिति का गठन किया गया, जिनके पदाधिकारियों को विभिन्न जो जिम्मेदारियां थी उनको सौंप दिया गया। जैसे इतना बड़ा आयोजन कराते हैं आप, लेकिन फाजिलनगर की बात करें, जिस विधानसभा का आप दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ शहीद स्मारक भी हैं कई सारे। हाल फिलहाल मैंने कुछ कवरेज भी किया उसको, कहीं ना कहीं जहन में आपके भी होगा। तो उन स्मारकों के साथ कहीं ना कहीं उनकी गरिमा का हनन हो रहा है। तो जैसे जिस चीज़ से आप जुड़े हैं, जिस चीज़ का आपकी व्यापक पहचान आपको मिला, तो ये चीज़ आप ही के क्षेत्र में हो रहा है और ठीक बगल में ही जहाँ स्मेट जैसा इतना व्यापक प्रोग्राम होता है, वहीं ठीक शहीदों का एक हम कहें कि गरिमा का हनन भी होता है। तो इस पर क्या कहेंगे? वो बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा था आपके ही यूट्यूब पे या किसी पे आपका वो शहीदों का जो स्मारक है उसके विषय में आपने दिया है, बहुत बढ़िया लगा मुझे देख करके। मैं आपको बताऊं, शहीद नाम लेना और शहीद पे भाषण देना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शहीदों के सम्मान की रक्षा करना बड़ा मुश्किल कार्य है। शहीदों के बारे में भाषण दे देना बहुत आसान है, उनके परिवार का दर्द समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। आपका मैंने देखा था जो कवरेज आपने दिया था, जो इस तरीके से आप बोल रहे थे, बहुत ही बढ़िया लगा मुझको। मैं बताऊं आपको, इसी तरीके से पावानगर महावीर इंटर कॉलेज में शहीद रमाकांत राय की एक मूर्ति लगी हुई, जिसको लगा तो दिया गया था, लेकिन एक वो कोने में पड़ा हुआ था। उस मूर्ति का कभी कहीं कुछ नहीं रहा। बस इतना होता था कि जब हम 10 दिन का टूर्नामेंट कराते थे तो सबसे पहले उसको झाड़ पोछ करके उसको करके उस पर दीपक जला के, अगरबत्ती जला के पहले उसको माला फूल पहनाया जाता था। तो उसके बाद से हम अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करते थे। अब धीरे धीरे मैंने उसको कह के, जहाँ पे वो एक ऐसे जगह पे था जहाँ किसी की निगाह ही नहीं जाती थी, अब उसको ले करके एक ऐसे प्रॉपर जगह पे ले आया गया है जहाँ कोई भी आते जाते कम से कम उनका दर्शन कर सकता है, उसको देख करके अपना हाथ जोड़ करके कम से कम श्रद्धासुमन अर्पित कर सकता है। सेम उसी तरीके से मेजर साहब की हमारी मूर्ति बनने की बात हुई। मैंने पहले इसका विरोध किया था, कस्या में जो मूर्ति लगी थी,
क्योंकि मुझे मालूम है कि मूर्ति लगाने के लिए तो उत्साह में नवयुवक और वहाँ के लोग मूर्तियाँ तो लगा देते हैं, लेकिन बाद में उन मूर्तियों की कोई देख रेख नहीं होती है। ये तो उसके देश के लिए एक बड़ा उसकी दुर्दशा देख करके और किसी को हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं जब देखूंगा कि मेरे भाई की प्रतिमा के ऊपर कहीं कुछ लगा हुआ है, कहीं रंग गिरा हुआ है, कहीं उसके चेहरे पर धूल लगी हुई है, तो उसका कष्ट हमें तो होगा ना। मैं कस्या में भी उस मूर्ति को लगवाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन कस्या के लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर वो मूर्ति लगी, और उस मूर्ति पे कम से कम ध्रुव चौरसिया वहाँ पे है लड़का, वो कम से कम डेली उस पर दीपक जलाता है, उसकी साफ़ सफाई करती है। परिवार के हमारे लोग भी आते जाते रहते हैं, उस पर जब भी दीपक अगरबत्ती जला करके वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। से उसी तरीके से जो हमारे भेलिया चंदौटा के शहीद चौक पे जो मूर्ति है मंदिर के सामने, जो भी महिलाएं आती हैं एक दीपक अगर मंदिर में जलाती हैं तो एक दीपक मेजर साहब के मूर्ति पे भी जलती है। इस तरीके से उनका सम्मान गौरव बरकरार रहता है। जो शहीद स्मारक की जो दुर्दशा हो रही है, जो वहाँ पे आपने दिखाया, वो वाकई अशोभनीय है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको उसको देखना चाहिए, और आपने जो कवरेज के माध्यम से जो लोगों को जागरूक किया है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो जिम्मेदार लोग होंगे उस पर एक हफ्ते के अंदर उसमें एक्शन लेना ही चाहिए उनको। अच्छा, ये बताइए, जिस भारत में गांव को न्यू माना जाता है, लेकिन ये न्यू खोखली होती जा रही है धीरे धीरे, जहाँ इसको विकसित होना चाहिए खोखली होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो ये नेता वर्ग है इनकी ही देन है, क्योंकि विकास करना कहीं ना कहीं इनका जिम्मेदारी है। तो अगर अब राजनीति में आपकी सक्रियता बढ़ रही है, और पार्टियों की भी बात करेंगे, आप पता नहीं किस पार्टी से के विचारधाराओं से आप प्रेरित हैं, ये आपको पता है, तो किस तरीके से इसको सुधार करना चाहिए इस गांव की नींव को? नहीं, गांव की नींव को खोखला करने की जिम्मेदारी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नेताओं के ऊपर है। देखिए, हर आदमी को अगर विकास करना है तो ये जिम्मेदारी नेता की थोड़ा है, लेकिन गांव का सड़क बनवाना, बिजली दुरुस्त करना, ये तो सारी जिम्मेदारी नेताओं, वो जिम्मेदारी है। तो वो मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि पहले हम लोगों को याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो सड़कों की हालत क्या थी, क्या सड़क था ही नहीं, सड़क नाम की चीज़ ही नहीं थी। अब तो बहुत अच्छे अच्छे सड़क हो गए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग 4 लेन के किनारे बसे हुए हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी रोड की और सड़कें जो हैं वो सब अच्छी अच्छी बनी हुई हैं। पर नहीं, जहाँ तक बात विकास गांव की है तो ये बात सही है कि देश का विकास उसकी नींव गांव है, और गांव से लोगों का पलायन हो रहा है, गांव से नौजवानों का पलायन हो रहा है। वो बालक, वो जो लोग हैं वो अपने यहाँ काम करने से हिचकिचाते हैं वही काम, लेकिन वही काम वो जा करके हरियाणा और पंजाब में करते हैं वो लोग। तो निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं से अपने उस शक्ति को, उस फौज को जो पलायन कर रही है, उसको यहाँ स्टेबल करने के लिए, यहाँ रोकने के लिए, उनको यहाँ पे रोज़गार देने के लिए, क्योंकि वो रुकेगी तभी ना जब यहाँ पे रोज़गार का अवसर पैदा होगा। तो हमें कहीं न कहीं से कोशिश ये करना चाहिए कि उनके लिए रोज़गार के ऐसे अवसर पैदा किए जाएं अपने ही धरती पे, ताकि उनका बाहर का पलायन रुके, वो यहाँ रुकें। यहाँ रुक करके वो अपने घर को भी मजबूत करेंगे, अपने समाज को मजबूत करेंगे, अपने गांव को मजबूत करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने देखा होगा यहाँ पर पंकज पांडे जी हैं, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से 300 महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं। कितना बढ़िया काम है। 300 महिलाएं, आप बताइए कि अपने गांव की महिलाएं क्या करती हैं? उनका काम तो खाना बना देना, खेतों में काम कर लेना, बच्चे खिला लेना, यही सब काम है। वो इन सारे कार्यों के साथ साथ अगर हमारे गांव की वो महिला रोजगार कर रही है, जिससे कुछ पैसे का भी अर्जन हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। अगर हमारे गांव का नौजुवक, हमारे गांव का नौजवान भी इस तरीके से रोज़गार उसको यहीं पैदा कर दिया जाए, उसको यहीं रोज़गार का मौका मिल जाए, कितना बढ़िया हो जाएगा। हमारा गांव तभी तो डेवलप करेगा। अच्छा, राजनीति में आपकी सक्रियता जब बढ़ गई है तो राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं आप अपना? अभी तक मेरे राजनीतिक गुरु मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आगे भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, ये समय के साथ सपा है, तो किसकी विचारधारा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? ये तो मैंने कहा ना कि हमारी जो विचारधारा राजनीति में है, सब धर्म, सब जात, सब संप्रदाय को लेकर के एक साथ चलने वाली विचारधारा मेरी अभी है। जैसे मोदी जी और योगी जी के नाम पे ये कहा जा रहा है कि सांसद और विधायक लगातार जीतते जा रहे हैं, तो आप इस बात को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई शक है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो इस पर विश्वास रखते हैं?
राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, लेकिन अपने व्यक्तित्व का भी कहीं ना कहीं उसमें असर ज़रूर होना चाहिए और लोग उसको ज़रूर ध्यान देते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो आज से राजनीति को और क्षेत्रीय राजनीति को किस तरीके से और बदलना चाहिए, कुछ है राय? क्षेत्रीय राजनीति का जो मतलब है, क्षेत्रीय राजनीति से एक अर्थ किस तरीके का है आपका? क्षेत्रीय राजनीति विधानसभा, अच्छा, जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जिस क्षेत्र से हम आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र से हमारी पहचान है, जैसे हर राजनेता ये बात कहता है कि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, इस क्षेत्र से उसकी पहचान है, तो उस क्षेत्रीय राजनीति, जिस क्षेत्र से उसकी पहचान। बड़ी अच्छी बात है। लोग कहते तो हैं कि हम इस क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र की वजह से हमारी पहचान है, लेकिन फिर वो अपने जा करके अपने क्षेत्र की पहचान जहाँ जाना चाहिए उनको, वहाँ जा करके अपने क्षेत्र की पहचान बनाते क्यों नहीं है? बनना चाहिए ना। हम जब विधानसभा में बैठते हैं तो वहाँ के लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम किस विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ अपने विधानसभा की पहचान वहाँ भी स्थापित करनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता सर। हो नहीं पाता है, होना चाहिए। हाँ, तो अगर आपको मौका मिलता है इस तरीके का, तो आप कहाँ तक लेके जाएंगे? निश्चित रूप से लेके जाऊँगा। फाजिल नगर का नाम तो देखिए, मैंने तो कोशिश किया है फाजिल नगर के नाम को भारतवर्ष के हर कोने कोने में पहुँचाने का। हाँ, और धीरे धीरे पहुंच भी रहा है, मैंने तो कोशिश किया है। आप देखिए ना, एक ये केवल टूर्नामेंट जो मेजर साहब के नाम से होता है, जिसमें देश के, चाहे वो महाराष्ट्र, चाहे वो बम्बई हो, जबलपुर हो, नागपुर हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, दिल्ली, कहीं भी हो, तमाम देश भर के खिलाड़ी आते हैं। आज 15-16 साल से वो टूर्नामेंट हो रहा है। तो क्रिकेट के जगत में तो फाजिल नगर एक नाम हो गया है ना। स्मेट की बात अगर की जाए, न केवल खिलाड़ियों में, आप देखिए ना, देश की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको हमारे बच्चे केवल किताबों में पढ़ते हैं, पीटी उषा हो गई, सैनी विल्सन हो गई, अंजू बाबी जॉर्ज हो गई, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ये आपके फाजिल नगर से कितने फेमिलियर हैं। तो कहीं ना कहीं से ऐसे महान हस्तियों को यहाँ ला करके और ऐसे ऐसे लोगों को ला करके फाजिल नगर का नाम बाहर तो जा ही रहा है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि लखनऊ में जो भी विधानसभा में जाकर बैठे, तो फाजिल नगर की एक पहचान होनी चाहिए। जैसे राजमंगल पांडे जी थे, तो कस्या का एक पहचान था ना, होना चाहिए। अच्छा, स्मेट अगर इस बार की बात करें, दिसंबर जब आता है तो लोगों के मनों में ख्याल लग जाता है कि अब शायद मैच का या टूर्नामेंट आयोजन होने वाला है, तो इस बार लोग जानना भी चाहते हैं, क्या इस बार भी आयोजन होगा? आयोजन के लिए हम लोगों की बैठक कम से कम 2-3 बार हो चुकी है। उसके दौड़ के लिए, मशाल दौड़ के लिए जितने धावक और धाविकाओं का चयन होना चाहिए था, वो चयन हो चुका है और उनके नित्य प्रत्येक रविवार को जो उनके अभ्यास का कार्यक्रम है वो चालू है। क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जिन टीमों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, जिनसे बातचीत चल रही है, अभी पिछले 2 हफ्ते तक तो बड़ा सकारात्मक सबसे हमको रिस्पांस भी मिल रहे थे, लेकिन जब से टेलीविज़न पे ओमिक्रॉन और फिर से वो तीसरे लहर की बात होने लगी है, तो कुछ खिलाड़ी और कुछ के टीम के मैनेजर्स का फ़ोन मेरे पास आया था कि साहब वो खिलाड़ियों के पेरेंट्स थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो लोग वो नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं फिर भी अभी बड़ा पॉजिटिव हूँ कि किसी तरीके से हम उनको समझा बुझा करके और इस बार टूर्नामेंट कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो तीसरी लहर कहीं से भी आ गई या कोरोना की सक्रियता थोड़ी भी बढ़ गई, तो वैसे भी मैं स्वयं भी इस पक्ष में नहीं रहूँगा कि उसको क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि जीवन पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। एक अहम जो मैं पूछना है भूल गया था आपसे, जो शुरुआती दौर पे ही मुझे पूछना चाहिए, जो क्षेत्र की प्रतिभा है जो कहीं ना कहीं निखर नहीं पाती हैं किसी कारणवश, और मैंने लगभग जितना भी इंटरव्यू किया है सबसे पूछा है ये बात कि जब भी क्षेत्र की प्रतिभाओं की बात होती है और किसी कारणवश रुक जाते हैं, उसकी बाधाएं आ जाती हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं आते हैं। तो उन प्रतिभाओं के लिए आप कुछ करेंगे? किस क्षेत्र में प्रतिभाओं की? हर क्षेत्र के प्रतिभा, खेलकूद से लेके, संगीत गायन से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके, जो भी क्षेत्र बच्चों जिस फील्ड का वो चॉइस रखता है, उस फील्ड में अगर आना आगे चाहता है, तो उस फील्ड के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, पहला आपने खेलकूद की बात की। खेलकूद में
प्रतिभाएं जिस लेवल की हैं, जिस गेम की हुई हो, केवल क्रिकेट की बात नहीं है, जिस गेम में भी हो, चाहे वो एथलेटिक्स की हो, फुटबॉल के हो, वॉलीबॉल के हों, जिस खेल के हों, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हर गेम के खिलाड़ियों को खेलने का पूरा मौका दिया जा रहा है कुशीनगर जनपद में। एथलेटिक्स का अगर आप ले लें तो ज़िले के स्तर से खिलाड़ियों का चयन करके हम नेशनल लेवल पे भेजते हैं। पिछले बार भी उनको भेजा गया था, उसके पिछले साल भी विशाखापट्टनम भेजा गया था। जो बच्चे जिस लेवल के हैं एथलेटिक्स में, उनको वहाँ मौका दिया जा रहा है। फुटबॉल की बात मैं आपको बताऊं, अभी संतोष ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अपने यहाँ से जो बच्चे गए थे, जिस काबिल वो थे, जहाँ जिस स्तर तक के थे, उनका चयन में उनका पूरा ध्यान दिया गया था। क्रिकेट के रूप में मैं बताऊं आपको, हमारा इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है, लेकिन आपको जान करके हर्ष होगा कि अपने यहाँ के तमाम बच्चे इस समय क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के अंडर 19, अंडर 25 और रणजी के टीम में घुसने के लिए दरवाजे को खटखटा रहे हैं। वो उस लेवल तक पहुंचना ही अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने कुचिया मटिया का जमशेद को ले लीजिए। जमशेद पिछली बार अंडर 19 की उत्तर प्रदेश की टीम में रहा। ये अपने आप में बड़े फख्र की बात है। उस बच्चे का चयन राजस्थान रॉयल्स की जो टीम थी, उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए जिन 4 बच्चों का चयन हुआ था, उसमें जमशेद का चयन हुआ था। और जमशेद पिछला जो IPL का सेशन चला था, जो मुंबई में हुआ था, पूरे टाइम वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ रह करके और बड़े खिलाड़ियों के साथ, जो राजस्थान रॉयल्स में साल थे, उनके साथ वो प्रैक्टिस कराया है। अभी वो अंडर 25 और रणजी के ट्रायल्स में वो बराबर पार्टिसिपेट कर रहा है और आने वाले समय में वो कभी भी टीम में दाखिला पा सकता है। आगे उसके अंदर अगर कैलिबर होगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप अब यह नहीं कह सकते हैं कि इस इलाके की जो प्रतिभाएं हैं वो कहीं दब जा रही। शहीम है, शहीम रेलवे में वो अपना जौहर दिखा रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके अलावा और भी बच्चे, जो स्मैट का एक हमने कोचिंग क्रिकेट का एकेडमी खोला था, उससे 2 बच्चे, एक मंथन और एक और बच्चा है, उसका क्या नाम है, एक बच्चा और है। ये 2 बच्चे हैं। ये गोरखपुर गए थे, ट्रायल दिए थे, वहाँ से सेलेक्ट होकर के लखनऊ गए थे। पहली बार चूँकि वो लखनऊ क्या बल्कि कानपुर गए थे। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में ये 2 बच्चे भी अंडर 19 और इन सब में वो नॉक करके ये भी एंट्री पाएंगे, जो बिल्कुल गाँव के बच्चे हैं। जैसे अपने कुशीनगर में बहुत सारे ऐसे खेलकूद वाले लड़के हैं, चाहे अलग अलग फील्ड के लड़के हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने वहाँ। एक लड़का है राजकुमार तिवारी, जो फिगर आइस स्केटिंग में पहला गोल्ड मेडलिस्ट रहा पूरे भारत के लिए। वो अभी अमेरिका के रेस्टोरेंट में काम करता है। वो राजकुमार तिवारी जो यहीं बगल के जौहरा बाजार के भेटवलिया गांव के रहने वाले हैं, जो दिल्ली में रहते थे, जी, जो स्केटिंग किया था उसने, मेरे ख्याल से वो 2013 में। हाँ। देखिए उस समय उसकी जो विधा थी, वो है तो बच्चा यहीं का, अपने जौहरा बाजार का है तिवारी, लेकिन रहता वो दिल्ली में है। उसके लिए जो कुछ वहाँ के संघ के लोगों को करना था राजकुमार तिवारी के लिए, उन्होंने उस समय उसको जो कुछ सुविधा देनी थी उन्होंने दी थी। और हम लोगों ने भी राजकुमार का बड़ा सपोर्ट किया था, उस समय किया था। अब एक लेवल के बाद जाने के बाद से राजकुमार को जितनी आवश्यकताएं थीं, उसकी पूर्ति के लिए वहाँ के संघ के लोगों ने मदद भी उसका किया था। अब किन कारणों से इस समय वो वहाँ पे, आप जैसा बता रहे हो कि वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में है, मैं सरप्राइज। अच्छा, जैसे आप अलग अलग प्रतिभाओं को यहाँ बुलाते हैं देश के, जो यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो राजकुमार तिवारी को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? मतलब वो क्षेत्र की प्रतिभा है, क्षेत्र में हमारा एक स्तंभ है, वो गरिमा बढ़ाया देश की, पहला आइस स्केटिंग का गोल्ड मेडलिस्ट रहा पूरे भारत का, तो स्मेट में वो सम्मान उनको क्यों नहीं? राजकुमार तिवारी के बड़े भाई को मैंने लखनऊ बुलवाया था। राजकुमार तिवारी को लखनऊ में सम्मानित भी कराया गया था। और जिस समय हमारा टूर्नामेंट होता है दिसंबर के महीने में, मुझे याद है जब वो करके आए थे, उसके बाद जब अगला हमारा टूर्नामेंट का वक्त आया था, उस समय राजकुमार तिवारी जी किसी स्पर्धा में भाग लेने के लिए कहीं बाहर गए, इसलिए राजकुमार तिवारी जी को उस समय नहीं बुलाया गया।
क्योंकि वो क्षेत्र के प्रतिभा थे, इसलिए पूछना मेरा जायज़ मुझे है। याद है, बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। और राजकुमार तिवारी जी को मुझे निश्चित रूप से याद है मुझे कि जिस समय वो आए थे उनके भाई से भी मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ भी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, और उनको जो भी मदद हो सकती थी और जो भी उसके लिए किया जा सकता था वो निश्चित रूप से किया गया था। अच्छा, अब लास्ट करते हैं चूँकि हाँ, हाँ। और इंटरव्यू और भी आगे करेंगे हम आपको, जब राजनीतिक गलियारों का आप शोर बंद करेंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कि राजनीतिक गलियारों का जो शोर है आपको लेके वो किस तरीके से शांत कर पाएंगे? राजनीतिक शोर बंद नहीं होना चाहिए, इसको तो बढ़ना चाहिए ना, ये और बढ़ना चाहिए। और बार बार जानना चाहते हैं ना कि आप आखिर किस पार्टियों की विचारधारा से आप लवरेज हैं या आप प्रेरित हैं या क्या किस है आपके मन में, बार बार लोग जानना चाहते हैं। वो तो लोग जैसे ही जब कुछ इस पे जो लोग जानना चाहते हैं पार्टी और वो भी आने वाले समय कभी जैसे कभी जैसे आशंका जताई जाती है कि आप कभी सपा से आ रहे हैं, कभी भाजपा से आ रहे हैं, कभी कांग्रेस से आ रहे हैं, तरह तरह की बातें चर्चाएं लगातार व्यापक तौर पे हो रही है, वो भी बिना ब्रांडिंग के, बिना पोस्टर के, बिना सोशल मीडिया पे आपके एक्टिव होने के बावजूद। आप देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि जो जिस पार्टी का है वो उस पार्टी से चाहता है आने के लिए, तो इससे आप क्या अर्थ लगाते हैं कि मेरी जो इच्छा है कि जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके राजनीति हो, उस तरीके का माहौल तो हो रहा है ना, ये फलीभूत हो रहा है ना, मुझे तो ये देख के अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया हमें। थैंक यू।